नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है अगस्त 25, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हम कवर करने जा रहे हैं फ्रंट पेज से, तो मोदी जी कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूं कि अभी 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक ब्रिक्स देशों की, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एक ग्रुपिंग है। तो इन ग्रुपिंग की जो ब्रिक्स कंट्री है, इसकी एक मीटिंग चल रही है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग सिटी में। 22 से 24 अगस्त तक ये मीटिंग हुई। उसी के जब बुधवार था, तो बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ये दोनों की मुलाकात होती है वहीं ब्रिक्स समिट के ऊपर जोहान्सबर्ग में। और उसके बाद वहाँ जो दोनों के बीच वार्ता होती है, तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मसले पर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि देखा गया था कि करीबन जब 2020 का टाइम था, तो मार्च के महीने में देखा गया था 2020 में कि चाइना के कुछ ट्रूप्स जो इंडियन साइड है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, तो वो चाइना क्रॉस करके अंदर घुस आया है भारत के अंदर, जिसको लेकर भारत ने बहुत आपत्ति भी जताई चाइना के साथ और बहुत जगह पर डिसएंगेजमेंट कराया भी दिया गया है अभी तक। लेकिन अभी भी दो ऐसे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स माने जाते हैं, वहाँ पर अभी भी चाइना की जो आर्मी है वो बनी हुई है वहाँ पर, जिसे लेकर जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनका कंसर्न था चाइना को लेकर। तो चाइना से जब जी जिनपिंग के जो प्रेसिडेंट हैं, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जब वो आकर मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो जो उनके बीच में बात होती है, तो डिसएंगेजमेंट को लेकर बात होती है कि हमारी दोनों की आर्मियों को डिसएंगेज कर देना चाहिए और जो टेंशन बढ़ी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो यही बेसिकली इन दोनों के बीच में बात होती है बुधवार को। लेकिन जो खबर निकल के आती है, तो वो अगले दिन ही निकल के आ पाती है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट थे और नरेंद्र मोदी, इन दोनों की वार्ता हुई थी, ये अगले दिन निकल के आता है। तो क्या वार्ता हुई मैंने आपको बता दिया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर जल्दी स्पीडी डिसएंगेजमेंट करने की बात होती है। अब यहाँ पर एक और न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो ब्रिक्स की जो समिट चल रही थी साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में, तो वहाँ पर 6 न्यू मेंबर इंक्लूड होने जा रहे हैं। अब ब्रिक्स के अंदर 6 और न्यू मेंबर इंक्लूड होने जा रहे हैं। अभी तक ब्रिक्स के मेंबर हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानने के लिए इंपॉर्टेंट रखना है कि लास्ट जो ब्रिक्स की पर्सन टू पर्सन समिट हुई थी 2019 में हुई थी। इसके बाद सीधे ये पर्सन टू पर्सन समिट जो होती है वो 2023 में आकर होती है। बीच में जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन्स का टाइम था, कोरोना का कोविड काल था, तो उस टाइम पर पर्सन टू पर्सन मीटिंग ब्रिक्स कंट्रीज़ की नहीं हो पाती है। तो 2019 के बाद अब जो 2023 है, तो यहाँ पर 15th समिट जो है ब्रिक्स की वो हुई है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और कौन से शहर में? तो जोहान्सबर्ग में हुई है। ये आपको इतना याद रखना है। आगे जो रोवर है, तो रोवर से एक खबर आ रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान मिशन जो 3 मिशन था, उसका जो रोवर है वो जाकर मून पर उतर चुका है और अपना चलने लगा है, प्रक्रिया जारी की है। तो इसी को लेकर जो इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो रोवर है वो चांद की सतह पर उतर चुका है और अपनी मोबिलिटी स्टार्ट कर दी है। तो रोवर क्या है? जो हमारा लैंडर मॉड्यूल है। तो लैंडर मॉड्यूल जैसा कि आप जानते हैं कि वो 23 अगस्त को 6:03 पर लैंड करता है मून के ऊपर, मून के साउथ पोल रीजन पर ऊपर। और वहाँ से क्या करते हैं, जब ये उतर जाता है तो इसके बाद इसका जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं और इस लैंडर मॉड्यूल के अंदर एक रोवर होता है जो 26 किलो का करीबन है और ये बाहर निकल आता है। अब ये चांद की सतह पर घूमकर सैंपल्स कलेक्ट करेगा। अभी जो रोवर के इन डेप्थ चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे आज के न्यूज़पेपर पर, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं हम। तो एक मथुरा से न्यूज़ आ रही है। तो क्या हुआ था मथुरा में? देखने को मिला था कि जो मथुरा में एक स्मॉल गॉज लाइन है, नैरो गॉज लाइन कहते हैं रेलवे की, जिसे हम कहते हैं स्मॉल गॉज लाइन, दूसरी होती है ब्रॉड गॉज लाइन। तो जो स्मॉल गॉज लाइन है मथुरा के अंदर, जो मथुरा से वृंदावन के लिए ट्रेन चलती थी,
तो उसके आसपास बहुत सालों से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग आकर वहाँ पर बस गए थे, बस्तियाँ बना ली थी, जिसका नाम नई बस्ती दिया गया था। अब क्या हुआ कि मथुरा की जो विकास प्राधिकरण है उसकी अथॉरिटी ने क्या किया कि जाकर जो रेलवे के साथ मिलकर रेलवे का एक आदेश आया, तो रेलवे ने आदेश दिया कि जो भी ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये हमारी ज़मीन के ऊपर है, रेलवे की ज़मीन है ये, और इन्हें तोड़ दिया जाए। उसके बाद क्या होता है कि करीबन बहुत सारे डिमोलिशन ड्राइव चलती है, जिसमें जो घर होते हैं, जो कच्चे पक्के सब घरों को गिरा दिया जाता है। अब जो वहाँ के लोग थे वो पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि 10 दिनों का स्टे लगा देती है फर्दर डिमोलिशन पर। आगे की कोई तोड़ने का कोई ऐसा, इस पर 10 दिन का सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है मथुरा के डिमोलिशन केस पर। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और ये न्यूज़ में बना रहेगा, तो हम देख लेंगे आगे क्या आएगा। आगे हम चलते हैं तो हम पहुंचते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। पहला एडिटोरियल जो हम कवर करने जा रहे हैं वो छोटा हम वाला ये ड्रिवन टू टीयर्स करेक्ट करते हैं हम पहले कवर। तो ड्रिवन टू टीयर्स, ट्रेड कर्व्स ऑन फार्म प्रोडक्ट्स विल डिस्टॉर्ट सोइंग प्रेफरेंसेस। क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में क्या देखने को मिला है कि भारत सरकार की तरफ से एक फैसला आया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, कि जो प्याज है भारत के अंदर अगर उसका एक्सपोर्ट होता है भारत से बाहर तो एक 40% की लेवी लगाई जाएगी, टैक्स लगाया जाएगा एक तरह से 40% का। तो ये जो जिन्होंने प्याज उगाई है उनके लिए एक तरह से मुसीबत है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करने से क्या होता था कि उनकी जो लागत है वो निकल आती, लेकिन अब जो 40% की लेवी लगी है तो उन्हें 40% जो इसका हिस्सा है वो सरकार को देना पड़ेगा। अब सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखने को मिला था, जो इकोनॉमिस्ट हैं भारत के अंदर वो कह रहे थे कि जैसे कि टमाटर के भारत के अंदर दाम बढ़े हुए थे और जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि है, वो हम जब जुलाई में देखते हैं भारत के अंदर तो 11.5% पहुंच गई थी, और ये बहुत हाईएस्ट माना जाता है 2014 के बाद से। इसके बाद जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, गवर्नमेंट जून में जो दाल है और गेहूं है इसके जो स्टॉक रखने पर लिमिट लगा देती है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नॉन बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट भी जो है भारत से वो बंद कर देती है। अब ये तीसरा जो फैसला है, तो तीसरा ये प्याज का फैसला देखने को मिला है कि प्याज का एक्सपोर्ट, जिसे हम निर्यात कहते हैं हिंदी में एक्सपोर्ट को, तो इसका निर्यात भी बंद कर देती है गवर्नमेंट। अगर आपको निर्यात करना है तो आपको 40% लेवी देनी पड़ेगी। अब इससे जो ऑनियन ग्रोअर्स हैं वो नाखुश हैं, और वो एक तरह से नासिक, जैसा कि आप जानते हैं कि नासिक को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्याज उगाने वाली जगह मानी जाती है। तो नासिक के अंदर क्या देखने को मिला कि इस फैसले के बाद गवर्नमेंट के कि 40% जो प्याज है उस पर, उसके एक्सपोर्ट पर आपको लेवी देनी पड़ेगी। तो इस फैसले के बाद जो नासिक में देखने को मिला कि वहाँ के जो ट्रेडर्स और दुकानदार हैं, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट का तरीका क्या था कि वो अपनी दुकानों को बंद रखेंगे। और अगर मैं आपको एक फैक्ट के लिए बात बता देता हूँ कि भारत के अंदर प्याज होती है उसमें से 60% प्याज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ही आती है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पर कि अब गवर्नमेंट कहाँ फंसी है। गवर्नमेंट को क्या करना है कि इन्फ्लेशन को कम करना है। अगर मान लीजिए कि प्याज ज़्यादातर, जैसे 100 कुंटल, हम एक एग्जाम्पल से लेंगे कि 100 केजी प्याज टोटल ओवरऑल इंडिया के पास है। अब मान लीजिए कि भारत की जो डिमांड है वो 120 किलो प्याज की डिमांड है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ऑन रखती है भारत तो 30 केजी मानते हैं हम कि एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, तो 70 केजी ही भारत के अंदर बच पाएगा जो प्याज है। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी भारत के अंदर, और 70 केजी बच पाएगा हमारे इस एग्जाम्पल में। जिससे क्या देखने को मिलेगा कि अभी हमारी जो 50% और डिमांड है, 50 केजी की और डिमांड है, उसे पूरा करने के लिए हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा या तो। और देखने को क्या मिलेगा कि अगर 70 केजी प्याज बचेगी, कम प्याज है, तो दाम अपने आप उसके बढ़ जाएंगे, जिससे फूड इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट को रोकने के लिए इस इन्फ्लेशन को ये एक तरह से टैक्टिक करनी पड़ी, क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट हैं भारत के अंदर, उनका एक सुझाव था कि जो ऑनियन के प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं भारत के अंदर। देखने को मिला था कि जो 2 महीने पहले जो प्याज के दाम थे वो 23 रुपये किलो थे। उसके बाद अगर हम
अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में मंडे को जो प्राइस थे वो 31 रुपये किलो थे। तो यहाँ पर देखने को मिला कि जो प्याज के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। अब उसी को लेकर जो इकोनॉमिस्ट हैं भारत के, उनका कहना है कि सितंबर तक जो प्याज के दाम है वो 60 से 70 रुपये तक टच कर जाएंगे। तो गवर्नमेंट इसी चीज़ को टैकल करने के लिए एक तरह से पहले ही प्रयोजना बना रही है कि जो एक्सपोर्ट है उसे हम टैक्स के लेवी के एक तरह से वो बैन लगा दें हम एक्सपोर्ट पर प्याज के और नॉन बासमती राइस के, जिससे कि फूड इन्फ्लेशन टारगेट में रह सके। लेकिन अब कहना क्या है कि जो किसान है जिसने इस साल प्याज बोया है, तो अगर वो उसे प्याज के अपने अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं तो वो क्या करेगा, अगले साल से अपना जो सोइंग का प्रेफरेंस है, जैसे इस साल उसने प्याज उगाया तो अगली साल वो क्या कर सकता है कि वो प्याज नहीं उगाएगा। जब उसने देख लिया कि प्याज पे के एक्सपोर्ट पर इतना मुझे ड्यूटी देना पड़ेगा, तो इससे क्या देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कि एक आदमी ने फैसला किया कि वो प्याज नहीं उगाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी ये फैसला करेगा, बहुत सारे लोग यही फैसला कर सकते हैं कि वो प्याज नहीं उगाएंगे भारत के अंदर, जिससे क्या होगा कि प्याज की जो बुआई है वो ही कम हो जाएगी, और अगर बुआई कम है तो जो फसल होगी वो भी कम होगी, जिससे क्या देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन जो है, जो प्याज का डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन क्वांटिटी प्याज की कम रहेगी, जिससे क्या होगा, फिर से फूड इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इस एडिटोरियल में बताया गया है। आगे एक हमारा एडिटोरियल आ रहा है तो हम इसे कवर कर लेते हैं। इंडियाज G20, ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को यहाँ हम देखेंगे, थोड़ा कवर करेंगे। तो इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रिनासांस। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 से इंडिया एक तरह से G20 का हेड है। G20 की जो समिट्स करवा रहा है वो इंडिया होस्ट करवा रहा है। तो अभी अगले महीने सितंबर में इंडिया को G20 की एक समिट होस्ट करवानी है, इंडिया के अंदर जो होने वाली है। तो ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि इंडिया को जो अफ्रीका के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, ताकि अफ्रीका के अंदर भी एक नई सोच, एक नया विकास बदलाव आ सके। अब ऐसा क्यों है तो हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एडिटोरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफ्रीका जो है वो डिमांड्स उठा रहा है ब्रिक्स के ग्रुपिंग में, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन जनरल्स असेंबली में, साथ ही साथ G20 में, कि उनकी बात सुनी जाए। अब जब अफ्रीका की हम बात करते हैं तो अफ्रीका की चैलेंजेस और डिस्ट्रप्शंस की देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका में क्या होता है कि अफ्रीका का जो साहेल रीजन है जनरली, वहाँ पर बहुत एक तरह से एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मिस गवर्नेंस है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट होते हैं वो अनप्लान्ड होते हैं, और जो रूलिंग ट्राइब्स हैं अफ्रीका की साहेल रीजन में वो ज़्यादातर डोमिनेंस बनाकर रखती हैं। करप्शन अफ्रीका के अंदर बहुत रैम्पेंट होता है। इसके बाद नई चीज़ें आ गई हैं वहाँ पर, जैसे कि इस्लामिक टेरर आ गया है, आपसी जो ट्राइब्स में लड़ाई होती है वो बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिला है, और जो फूड है वहाँ पर फूड इन्फ्लेशन अफ्रीका के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या ही पता चलता है कि अफ्रीका एक तरह से बहुत अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पर बैठा हुआ है। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो पास्ट में मिलिट्री इंटरवेंशन करवाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर, फ्रांस द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, या रशिया का जो वैगनार ग्रुप बनाया था उसके द्वारा, तो ये सब कराए जाते हैं कि मिलिटेंसी को एक तरह से रोक दिया जाए इन अफ्रीका के अंदर। लेकिन जो ये कराए गए थे मिलिट्री इंटरवेंशन, इससे देखने को क्या मिला कि जो डिक्टेटर्स हैं अफ्रीका के वो ही पावर में आ गए हैं। और उन्हें पावर में कौन लाया है, तो यही फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया वगैरह, ये मिलके जो डिक्टेटर थे अफ्रीका के अंदर उन्हीं को पावर में ले आए हैं। और किस लिए, ताकि अफ्रीका का जो यूरेनियम है उसका अच्छे से खरीद कर सकें और अफ्रीका का ऑयल ले सकें, गोल्ड ले सकें। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए जो फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है और रशिया वैगनार ग्रुप है, इन्होंने जो डिक्टेटर्स हैं अफ्रीका के अंदर जो कि डेमोक्रेसी को नहीं चाहते लागू करना, उन्हें एक तरह से गद्दी पर बिठा दिया है। अब ये आगे बात करते हैं कि जैसे कि अभी कुछ दिनों में और देखने को मिला कि जो बड़ी बड़ी देश थे जो डेमोक्रेसी की एक तरह से लाइन पर चल चुके थे, उनमें भी क्या देखने को मिला कि वहाँ पर भी आकर डिक्टेटर्स रूल करने लगे हैं, जनरल्स, आर्मी के जनरल्स वहाँ पर रूल करने लगे हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इजिप्ट में ऐसा हुआ है, बुर्किना फासो में ऐसा हुआ है, माली में ऐसा देखने को मिला है, साथ ही साथ नाइजर में ऐसा देखने को मिला है।
तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो डिक्टेटर्स हैं, जो जनरल्स होते हैं आर्मी के, वो आ जाते हैं, वो रूल करने लगते हैं और वो अपना प्रॉफिट देखते हैं बजाय देश की उसका। इसके बाद ये एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न एशियन स्टेट्स, एक ये ग्रुपिंग है अफ्रीका की जिसका नाम है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न एशियन स्टेट्स। तो इसने क्या कहा कि जो नाइजर के अंदर मिलिट्री रूल लागू है, नाइजर जो कंट्री है उसके अंदर मिलिट्री रूल लागू है, उसके खिलाफ हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। लेकिन अब जो बाकी देश हैं जिनमें खुद मिलिट्री रूल लागू है जैसे कि माली और बुर्किना फासो, तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने इस आइडिया को अपोज कर दिया। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिसरप्टिव है। इसके बाद आगे बात करते हैं तो इंटरनेशनल सपोर्ट इन्हें कौन कौन करता है। तो पहले चाइना की बात करते हैं। तो चाइना जो है वो अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अब जब चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बहुत सारा लोन जो है वो अफ्रीका देशों को दिया है, जिसके तहत क्या हुआ है कि जो डेब्ट है, जो कर्जा है उन देशों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और चाइना के दबाव में उन्हें काम करना पड़ता है। उसके बाद जब रशिया की बात करते हैं तो रशिया का जो वैगनार ग्रुप था वो अफ्रीका रीजन को देखता था, लेकिन अभी बुधवार को अभी देखने को मिला है कि जो वैगनार ग्रुप के चीफ थे उनकी एयर क्रैश में डेथ हो जाती है। तो रशिया भी क्या करेगा कि रशिया भी थोड़ा सा अभी सिचुएशन में नहीं है कि वो समझ पाए कि अफ्रीकन नेशंस में आगे कैसे रूल किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो रशिया का वैगनार ग्रुप रखवाया गया था अफ्रीका के अंदर, उसके जो चीफ थे उनकी डेथ हो जाती है एक एयर क्रैश से। इसके बाद रशिया का एक और ये काम बताते हैं। तो रशिया ने जुलाई में एक अफ्रीकन समिट का वो करवाया था। इसके बाद जब यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, फ्रांस की बात करेंगे, तो और बाकी जो कॉलोनियल पावर्स थी वो क्या करती हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो आज भी जो मिनरल्स हैं अफ्रीका के अंदर और वेल्थ है उसे ही एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में लगे रहती हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यूरेनियम पाया जाता है नाइजर में अफ्रीका के अंदर, उसे लेने में, गोल्ड निकालने में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, और ऑयल निकालने में लीबिया से। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि अफ्रीका के जो असली डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे जो डेमोक्रेसी एक तरह से रूल होनी चाहिए वहाँ की कंट्रीज़ में, 54 कंट्रीज़ हैं टोटल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसके बाद ये बात करते हैं कि 15th ब्रिक्स समिट जो हुई है अभी साउथ अफ्रीका में ही हुई है, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ही, और जो थीम रखी गई वो ब्रिक्स एंड अफ्रीका ही थीम रखी गई। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि जो 18वीं G20 समिट होने जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि सितंबर में होने जा रही है और इंडिया ही इसे होस्ट करना जा रहा है। तो ये जो एडिटोरियल में बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं कि इंडिया को क्या पॉइंट्स समझने चाहिए और कैसे अफ्रीका की मदद करके खुद का, इंडिया का और अफ्रीका का एक तरह से रिलेशन और अच्छा कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो अफ्रीका को डिमांड्स हैं, अफ्रीका की जो नीड्स हैं, उन्हें भी पूरा करना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि महात्मा गांधी जब थे तो महात्मा गांधी को क्या देखने को मिला था कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था अपार्थाइड सिस्टम में साउथ अफ्रीका में, आप जानते ही होंगे, और भारत ने क्या किया, यूएन का पीस कीपिंग रोल भी वहाँ पर किया। इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है कि भारत अब कम चीज़ें आयात करता है। ऑयल को, जैसे हम ऑयल की बात करेंगे, तेल की, कच्चे तेल की, तो भारत कम तेल आयात करता है अफ्रीका से और कम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है अफ्रीका को। अब जो भारत सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है अफ्रीका के अंदर, तो एजुकेशन में करता है, हेल्थ केयर में करता है, टेलीकॉम में करता है, आईटी में करता है, एग्रीकल्चर में करता है। इसके बाद देखने को मिला कि भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अफ्रीका के अंदर। अब आपको एक चीज़ वो जो जाननी चाहिए, ये लास्ट में आकर जो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अफ्रीका के अंदर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही होगी, उसी के साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, जिसके लिए जो भारत है वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो G20 में अफ्रीका से रिलेटेड मुद्दा उठाएगा भारत। उसके बाद भारत क्या कर सकता है कि जैसे भारत के अंदर जन धन, आधार और मोबाइल जैम की ट्रिनिटी चालू हुई थी, ऐसी अफ्रीका देशों को भी वो एक तरह से गाइडेंस कर सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम में गाइडेंस कर सकता है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अफ्रीका के अंदर लागू कर सकता है। साथ ही साथ जो भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चालू हुए हैं उन्हें भी अफ्रीका को मॉडल शेयर कर सकता है, जिससे एक तरह से यही देखने को मिलेगा कि भारत और अफ्रीका की दोस्ती भी हो गई है और अच्छे रिलेशंस भी हो गए हैं। साथ ही साथ जो अफ्रीका का रिनासेंस टाइम है कि एक तरह से अफ्रीका की लाइट आ जाने का टाइम है, वो भी आ जाएगा। आगे हम चलते हैं तो हम एक ओपिनियन सेक्शन से देखते हैं, शुड द CGI
बी ए पार्ट ऑफ द कमिटी सेलेक्टिंग द सीईसी। ये क्वेश्चन और आंसर सेक्शंस है, तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ और इनके आंसर्स दिए गए हैं इन लोगों द्वारा, ओपी रावत और जगदीश छोंकर। ओपी रावत जो थे वो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और जगदीश छोंकर, ये दो लोगों से यहाँ पर यह आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, मैं चाहता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और आपको आंसर सारे रीड आउट करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये छपा क्यों है। तो मार्च में क्या होता है कि मार्च के महीने में एक हमारे जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके पास एक पिटीशन पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अभी तक क्या होता था मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक प्रधानमंत्री हैं और एक कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है जैसे कि होम मिनिस्टर है और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो जब चुनाव होगा इलेक्शन कमीशन का, किसे इलेक्शन कमिश्नर चुनना चाहिए, साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, तो किन्हें चुना जाना चाहिए। तो ये जो पैनल है जिसमें एक प्रधानमंत्री हैं, एक होम मिनिस्टर हैं और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये मिलकर डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि हमेशा ही जो भी गवर्नमेंट चाहेगी उसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 वोट में से जो 2 वोट हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में ही हैं, 1 वोट जो है उसका कोई काम नहीं है। तो इसे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट जब ये केस जाता है सिलेक्शन कमेटी का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। अब ये जो 3 मेंबर का पैनल मैंने आपको बताया, तो इसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे CJI होंगे भारत के, और तीसरा कौन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगले साल चुनाव है 2024 में, और बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसका एक तरह से रूल है कि वो फेवरिज्म बहुत करती है, वो अपने ही लोगों को सीटों पर बिठाती है ताकि कोई एक तरह से उनकी मोनोपोली रहे हर जगह पर। तो वो बीजेपी क्या चाहती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हो, साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनकी पोस्ट खाली होने वाली है अगले साल 2024 में फरवरी में, तो वहां पर उन्हीं के लोग आकर बैठें। लेकिन जो CJI का ये फैसला आ जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि 3 लोगों का जो पैनल होगा उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और तीसरे जो होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो इसे अगर सिलेक्शन होता है तो ये जो मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी, इसके पास ऑप्शन नहीं रह जा पाएगा अपने फेवरेट कैंडिडेट को इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करती है, जल्दी से राज्यसभा के अंदर एक बिल लेकर आती है और उस बिल में क्या लाती है, बिल का नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023। ये एक बिल लेकर आती है पार्लियामेंट में जल्दी से, और बिल में क्या आ जाता है, दोबारा से वही हो जाता है कि प्रधानमंत्री होंगे, एक मेंबर होंगे जो भी कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, तीसरा मेंबर होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर वही स्केल आ जाता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके पास 1 वोट और जो गवर्नमेंट है उसके पास 2 वोट। तो उसी को लेकर ये एडिटोरियल, ये जो ओपिनियन सेक्शन है ये लिखा गया है। आगे हम चलते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इसके ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन है, आप इसके आंसर पढ़ सकते हैं साथ में। ये ओपिनियन सेक्शन से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा स्क्रीन खोल देता हूँ फुल स्क्रीन, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम, तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन से कवर करने जा रहे हैं हम। तो इंडिया एंड दी नदन सी रूट, तो क्या है, बेसिकली आर्टिक रीजन की बात करता है। आर्टिक रीजन जो, जब अर्थ को हम देखेंगे तो अर्थ को जो नॉर्थ रीजन है वहां पर जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वहां से लेकर जो आर्टिक सर्कल पड़ता है वहां तक आर्टिक रीजन आता है। आर्टिक रीजन के अंदर नॉर्थ पोल आएगा आपका और आर्टिक ओशियन भी आएगा। और आर्टिक के, तो एक तरह से जो आर्टिक रीजन है, शुरू करते हैं हम। तो आर्टिक रीजन है, उसकी जो कैपिटल है उसे क्या माना जाता है, मुरमैंस्क। ये आपको नाम जरूर याद रखना है, मुरमैंस्क। ये यहाँ पर मैं टिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर येलो कलर से हाईलाइट है, मुरमैंस्क। ये है आपकी, इसे हम मानते हैं कि ये आर्टिक रीजन की कैपिटल है। तो देखने को क्या मिला कि इंडिया का जो कार्गो ट्रैफिक है वो इस रास्ते से बहुत बढ़ गया है 2023 में, करीबन 35% भारत का जो ये रास्ता है ट्रेड रूट, ये बढ़ गया है भारत का यहाँ पर ट्रेड करने का।
अब ये बात करते हैं कि वाई इज़ द आर्टिक रीजन सिग्निफिकेंट टू इंडिया, इंडिया के लिए आर्टिक रीजन क्यों सिग्निफिकेंट है। अब ये बात करते हैं, तो मैंने पहले आपको चीज़ बता दी कि जो भारत का ट्रेड है इस पोर्ट से तो वो 35% बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे छोटा रास्ता है यूरोपियन देशों में जाने का, और जो कि यूरोपियन देशों को एशिया पैसिफिक रीजन से कनेक्ट कराता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है अपने व्हीकल्स, जो हमारे समुद्र के शिप्स वगैरह होते हैं, इन्हें भेजने का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब इंडिया के एंगेजमेंट की बात करेंगे कि इंडिया का क्या एंगेजमेंट है आर्टिक के साथ, तो इंडिया ने 1920 में पेरिस में एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था स्वालबार्ड ट्रीटी। तो भारत बहुत पुराने टाइम से आर्टिक रीजन पर एंगेज है, जैसे कि 1920 में मैंने आपको बता दिया कि भारत ने एक ट्रीटी साइन की थी, स्वालबार्ड ट्रीटी जिसका नाम है, जो कि पेरिस में साइन की गई थी भारत द्वारा। उसके बाद भारत ने बहुत बार साइंटिफिक स्टडीज़ और रिसर्च भी लिए हैं आर्टिक रीजन के अंदर, और एक रिसर्च स्टेशन जो हिमाद्री है जिसका नाम, उसे 2008 में स्वालबार्ड में स्थापित भी किया गया है भारत की तरफ से। और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपेडिशन जो होती हैं आर्टिक रीजन में, और अभी तक पिछले साल तक जब हम 2022 तक की बात करेंगे तो 13 एक्सपीडिशंस आर्टिक रीजन में भारत सक्सेसफुली कंडक्ट कर चुका है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि 2013 में जो भारत है वो आर्टिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेट भी बन चुका है, और इसके साथ भारत के साथ 5 अदर देश ऑब्जर्वर स्टेट बने थे आर्टिक काउंसिल के, जिनमें चाइना भी इंक्लूडेड है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि क्यों लिखा गया है ये। तो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो रास्ते हैं वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो आर्टिक रीजन में क्या देखने को मिल रहा है कि बर्फ़ पिघलने की वजह से बहुत सारे रास्ते और नए खुलते जा रहे हैं। तो जो मेन काम होता है किसी भी शिपमेंट को एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचाने का, तो वो होता है कि उसे सबसे कम रास्ते से, सबसे छोटे रास्ते से ले जाया जाए, जिससे जो तेल के दाम है वो कम खर्च होंगे। शिप को जो चलाने का तेल का दाम है, जो मैन हैंडलिंग है वो कम हो, खर्चा कम हो, और टाइम जो है वो बच जाए। इसी को लेकर जो नया रास्ता एक माना जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आगे वाले वर्ल्ड के लिए, तो उसी को कहते हैं हम नॉर्दर्न सी रूट, और ये शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है यूरोप कंट्रीज़ को एशिया पैसिफिक रीजन से जोड़ने का, इसलिए ये आगे की डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे भारत जो है वो पहले से आर्टिक रीजन से एक तरह से एंगेज्ड है, और 2013 में आके भारत जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट भी बन जाता है आर्टिक काउंसिल का। यही है बेसिकली इसमें। आगे हम चलते हैं तो चंद्रयान 3 के रोवर से, प्रज्ञान रोवर इसका नाम है। देखो क्या हुआ था, 23 अगस्त को मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि 23 अगस्त को शाम को 6:03 पर हमारा लैंडर जो है वो जाकर चंद्रमा पर उतरता है, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरता है। अब जब लैंडर उतरता है उसके बाद वो खुलता है लैंडर, और लैंडर के अंदर क्या होता है ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक रोवर है। अब मैं आपको इसकी क्विक फैक्ट्स बता देता हूँ रोवर के। तो ये करीबन 26 किलो का है, इसका वेट जो है रोवर का वो 26 किलो का है। इसके जो फुटप्रिंट हैं, जो मून के ऊपर इसके प्रिंट पड़ेंगे, तो उसमें जो हमारा अशोका चक्र है, ठीक है, तो उसका भी एक तरह से इससे वो लिया गया है डिज़ाइन। और क्या देखने को मिलेगा कि जब ये रोवर चलेगा तो जो इसके व्हील्स हैं, 6 व्हील्स हैं इसके अंदर, जब ये चलेगा तो ये एक इम्प्रिंट छोड़ता हुआ चलेगा लूनर सरफेस पे, जिस पे इसरो का लोगो होगा। साथ ही साथ जो अशोका का लायन एम्बलम है, जो भारत का एम्बलम है, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, जिसे आपने पासपोर्ट की बुक में देखा होगा, तो इसे भी प्रिंट करता हुआ चलेगा वो मून की सतह के ऊपर। अब ये जो है ये इसके अंदर एक सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे ये अपना चार्ज होता रहेगा, अपनी एनर्जी जो 50 वाट की पावर लेगा सोलर पैनल से। इसके बाद ये इसकी बैटरी है, रिचार्जेबल बैटरी है 60 एम्पियर हर्ट्ज की, 2 GB का लोकल डाटा ये स्टोर कर सकता है। और इसके आगे ये कैमरे लगे हुए हैं नेविगेशन करने के लिए, चलने के लिए। अब जब ये चलेगा तो इसकी जो स्पीड है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड रखी गई है, और ये अपने से ऊपर करीबन 5 सेंटीमीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ सकता है 20 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर। तो ये बेसिकली रोवर है। करेगा क्या रोवर सैंपल्स कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा तो हम ये देख लेते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ फिट है,
एक है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब जैसे मान लीजिए कि एक पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये पत्थर है, तो ये क्या करेगा, इस पर एक लेज़र बीम मारेगा, लेज़र बीम एक मारेगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर कुछ एटम जो होंगे वो रेडिएशन करना चालू कर देंगे। अब जब ये रेडिएशन करना चालू कर देंगे तो इस रेडिएशन को जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो कैप्चर कर लेगा और जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर लेगा और लैंडर के साथ भी शेयर कर देगा। इसके बाद जब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है तो ये ब्लास्ट करेगा कोई भी टारगेट सैंपल को, किससे, एक्सरे से, ठीक है, एक्सरे छोड़ेगा उसके ऊपर। उसके बाद जो एटम्स होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे सैंपल में एक्सरे के, उन्हें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रिलीज करेगा और जब ये फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पे जो साइंटिस्ट होंगे वो पता लगा लेंगे कि कौन सा एलिमेंट था। ये बेसिकली इसकी चीज़ें हैं जो इसके अंदर फिट है। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा रोवर है वो संपर्क बनाए रहेगा लैंडर मॉड्यूल के साथ भी, और इसका जो लाइफ स्पैन होने जा रहा है वो 14 दिन का ही होने जा रहा है। क्यों है ऐसा? जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो सोलर, अब 14 दिन जो हमारी पृथ्वी के दिन से देखेंगे तो 14 दिन, लेकिन जो हम अगर मून पे देखेंगे तो ये कितना हुआ, एक लूनर डे, एक मून का जो दिन है उतनी इसकी लाइफ स्पैन है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखने को ये मिला है कि इसके अंदर सोलर पैनल भी फिट है, ये जब चाहे तब चार्ज हो सकता है, रिचार्जेबल इसके अंदर बैटरी लगी है, तब भी इसका 14 दिन का क्यों एक तरह से लाइफ स्पैन है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 14 दिन तक जब सूरज की रोशनी रहेगी चंद्रमा के ऊपर, जिसे हम एक लूनर डे कहते हैं, दिन रहेगा, उसके बाद लूनर नाइट आएगी जो 14 दिन के लिए, अगले 14 दिन के लिए जो लूनर नाइट आएगी चंद्रमा के ऊपर, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा चंद्रमा के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, माइनस में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और उसी से ये माना जाता है कि जब इतना टेम्परेचर गिर जाएगा तो 14 दिन तक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो एक तरह से फेज आउट कर जाएंगे वो, क्योंकि अगर इतने कम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर वो काम नहीं कर पाएंगे, और जब अगला सोलर डे आएगा मून के ऊपर तब शायद ये बच पाए, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये जो कोल्ड डेज होंगे उन्हें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो झेल नहीं पाएगा। आगे हम चलते हैं तो एक साइंस सेक्शन से थोड़ा सा एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं, तो ये आपको जानने के लिए ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री सस्पेंड्स ऑर्डर मैंडेटिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ओनली जेनेरिक ड्रग्स। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। भारत की एक संस्थान है नेशनल मेडिकल कमीशन, तो इस संस्थान से एक सर्कुलर जारी होता है सभी डॉक्टर्स के लिए। क्या होता है इस सर्कुलर में तो मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्कुलर में लिखा होता है कि जो भी डॉक्टर होगा उसे जब दवा का नाम लिखना है तो दवा का नाम उसे एकदम साफ भाषा में लिखना होगा, और जो जेनेरिक ड्रग है वो ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, जेनेरिक ड्रग ही आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कि आप किसी कंपनी का नाम नहीं लिख सकते हैं। जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स की कोई दवा आती है तो आप ये नहीं लिख सकते कि जॉनसन एंड जॉनसन्स की ये दवा, बजाय आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका जेनेरिक ड्रग जो है वो लिखना पड़ेगा आपको अपने पर्चे के अंदर, और जो लिखा जाएगा वो एकदम साफ साफ लिखा जाएगा। और भी बहुत सारे आदेश आए थे, जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं इनके जो ये गिफ्ट देती हैं डॉक्टर को वो गिफ्ट भी ये नहीं ले सकते। साथ ही साथ उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उनके जो सेमिनार्स होते हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डॉक्टर लोग। अब इससे आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि डॉक्टर जो हैं भारत के अंदर वो क्या करते हैं, उन्हें फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई आती है वो 40% कुछ भी उन्हें सामान देती है, चीज़ें लुभाती है, लुभावने ऑफर देती है कि वो हमारी दवा का नाम लिखें अपने प्रिस्क्रिप्शन में, जिससे वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका फ़ायदा हो और इसी का फ़ायदा जो वो डॉक्टर को भी पहुंचाती है। तो ये चीज़ें जब समझ में आई तो पता चला कि ये एक तरह से करप्शन कैटेगरी में आता है। भारत के अंदर करप्शन है ये एक तरह से, क्योंकि जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार देखने को मिलता है कि डॉक्टर बहुत सारी दवाएं लिख देता है, बेवजह की भी दवाएं लिख देता है और बार बार पेशेंट को बुलाता रहता है और अपनी मन निर्धारित महंगी दवाएं भी लिखता है, उनके जेनेरिक ड्रग्स नहीं लिखता है। तो इसे लेकर जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, तो उसका जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी तरफ से एक सर्कुलर आता है कि डॉक्टर अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, और डॉक्टर को जितने भी अब जो भी वो दवा का प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो उन्हें कम से कम दवा का प्रिस्क्रिप्शन देना है, कम से कम दवाएं लिखनी है, कम बार ही लोगों को बुलाना है। ये नहीं कि आप बुलाए ही जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, बार बार फीस लेते जा रहे हैं
और तीसरा जो ऑप्शन दिया था कि आपको जो लिखना है, आपकी हैंडराइटिंग गंदी संदी ऐसी नहीं होगी कि कोई समझ ही ना पाए, आपको या तो प्रिंटेड लिखना है या आपको क्लियर लिखना है जो भी जेनेरिक ड्रग है उसका नाम, बजाय उसके कंपनी का नाम। कंपनी का नाम आपको नहीं लिखना है। तो इस सब को देख के जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, अब जैसे आप जानते हैं इनका तो घाटा ही है डॉक्टरों का इससे बहुत ज़्यादा घाटा है, क्योंकि जो ऊपरी कमाई है डॉक्टर की वो कहाँ से वो करेगा। अब आप जानते हैं कि भारत के अंदर क्या स्थिति है डॉक्टर की, कि डॉक्टर बहुत कमाता है भारत के अंदर इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर ये चीज़ें लागू हो जाएंगी तो वो कमाई कैसे कर पाएगा। तो इसको लेकर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने डिमांड रखी थी कि इसे तुरंत हटा लिया जाए, इस सर्कुलर को तुरंत हटा लिया जाए, और हम अभी इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसके लिए प्रोटेस्ट होता है डॉक्टर्स द्वारा, उसके बाद मिनिस्ट्री को वापस आना पड़ता है, और मिनिस्ट्री जो सर्कुलर मैंने आपको जो बताया कि मिनिस्ट्री ने जो रूल्स बनाए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। यही है बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगे आपको आपका आज का विश्लेषण द हिंदू का, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।